हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं बेटा, आपकी जो क्लास 11th है उसकी इंग्लिश लिटरेचर शुरू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको ग्रामर की इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं, रेलेवेंट इररेलेवेंस दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी लाइफ लॉन्ग वो आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो आज जो आपके सिलेबस में बेटा एक बुक है वर्बन वर्ड्स, उससे आपके वीडियोस की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें इस बुक में आपके पोइट्री सेक्शन है, एसेज हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंग्लिश लिटरेचर ली है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लैरिफाई होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लिटरेचर और इलेक्टिव एंड इंग्लिश कंपल्सरी। तो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर तो अलग अलग क्यों होते हैं? अलग ऐसे होते हैं कि जो बेटा इंग्लिश कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य, अनिवार्य इसलिए है कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए, फॉर योर सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड। और आजकल जो वर्ल्ड है बेटा, इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग विलेज, यू कैन से। एक ऐसी दुनिया है जो इंग्लिश ही बोलती है और कुछ नहीं बोलती है। यहां सर्वाइवल के लिए, जैसे मान लो आपको यहां से उठा के मैं कर्नाटका में छोड़ा हूं, तो वहां सर्वाइवल के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी सबसे पहले वो होगी, आपको कन्नड़ आती होनी चाहिए। अगर केरला में छोड़ दूं तो मलयालम आती होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, रशिया में छोड़ूं तो रशियन आती होनी चाहिए, अगर आप चाइना में है तो चाइनीज आती होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अभी अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग लैंग्वेज सीखना तो इट्स टफ बट डिफिकल्ट। Bit difficult mean it's too difficult, yeah, seems like impossible, but nothing is impossible in this world, but still it's impossible. Okay, तो सारी दुनिया में मान लो आप कुछ काम करना चाहते हैं, you want to survive, you want to stand up business, you want to do a job, आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो एक ही चीज है जो बेसिक है, सबसे पहले वो आनी चाहिए, और वो है बेटा इंग्लिश। इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच कनेक्ट्स होल ह्यूमन रेस। नाउडेज वी अज्यूम दैट, सिर्फ मानते हैं। ठीक है, कुछ है आदिवासी वो जो अल्लाह उल्लाह करते हैं, आदमियों को भी मार के खा जाते हैं, पाला मारते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा छोड़ते हैं, उनके साथ आप बिजनेस भी क्या करोगे। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसमें उसके जो वर्ल्ड है, यानी कि वो उसकी अब जो अलग दुनिया है, हर एक देश में बोली जाती है। तो उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो जितना आपको सीखना चाहिए वो इंग्लिश कंपलसरी सिखाती है। उसमें भी थोड़ी सी लिटरेचर आपको सिखाई जाती है, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरीज, जो पॉइंट्स उसमें पढ़ते हो, दोज आर द पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, एंड आप उसमें थोड़ी सी ग्रामर सीखते हैं, लेटर राइटिंग सीखते हैं, ड्राफ्टिंग, पोस्टर ड्राफ्टिंग, आप उसमें से इनविटेशन सीखते हैं, तो वो इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि जितनी का आपको जरूरत है उतनी अनिवार्य है, उसके सीखे बिना आप अब इस दुनिया में अपना काम नहीं चला सकते, इतनी आनी चाहिए। ठीक है, देन व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर? लिटरेचर उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका अब इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ गया है, who want to explore English। ठीक है, इंग्लिश का ओरिजिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने इंग्लिश में वर्क किया है, लिखा है, पोइम्स लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, फिक्शन लिखा है, नॉन फिक्शन लिखा है,
नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है। आप उन लोगों के बारे में, सोनेट्स जिन्होंने लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू स्टडी वर्सेज, हाइम्स, यू वॉन्ट टू स्टडी नॉवेल्स, यू वॉन्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी टर्म्स, किस किस तरह का लिटरेचर बना है इंग्लिश में, कौन कौन से देशों में इसका उद्गम हुआ है, कब कब हुआ है, लिटरेचर में चेंजेस कैसे आए हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेंचुरीज एंड टाइम पीरियड्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डायनेस्टीज एंड डिफरेंट रूलर्स। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, मॉडर्निज्म, मटेरियलिज्म के क्या प्रभाव हैं, डिवाइन को कैसे लिटरेचर एक्सप्लेन करता है, मटेरियलिज्म को कैसे एक्सप्लेन करता है, वो इसके हक में है या इसके विरोध में है। तो इंग्लिश लैंग्वेजेस में सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी जो किया गया है, दैट इज काइंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य जिसे हिंदी में कहते हैं। तो किसी भी भाषा का साहित्य या लिटरेचर उसको फुली एक्सप्लोर करता है कि वो लैंग्वेज कहां तक गई हुई है और उसमें क्या क्या काम हो चुके हैं, तो उसी को एक्सप्लोर किया जाता है जब, तो उसे ही बेटा इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स ऑन वंस इंटरेस्ट। ओके, देखो लिटरेचर पढ़नी जरूरी नहीं है। अगर मैं शेक्सपियर के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई नो टू राइट इंग्लिश, आई नो हाउ टू राइट लेटर्स, आई जस्ट नो हाउ टू deliver my ideas to someone else. So what's need to know Shakespeare? Who's Shakespeare? So Shakespeare, so John Milton, so these are highly classified, you can say dignified writers of English literature. मान लो मैं उनके बारे में नहीं भी जानता हूं, लेकिन इंग्लिश के बेसिक्स पता है, तो मैं इंग्लिश इसलिए कंपलसरी मान लो पढ़ाई जाती है कि इंग्लिश कंपलसरी के बारे में मेरे को पता है, लिटरेचर के बारे में पता नहीं है, तो मैं सर्वाइव कर सकता हूं। बट इफ माय इंटरेस्ट इज इन इंग्लिश, आई विल गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर। दैट्स द मेन डिफरेंस बेटा बिटवीन इंग्लिश कोर्स और कंपलसरी एंड बिटवीन इंग्लिश कंपलसरी एंड इंग्लिश इलेक्टिव, और यू कैन से लिटरेचर। तो अब शुरू करते हैं जो आपके सिलेबस में है बेटा, बुक वोवन वर्ड्स। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड कोलैबोरेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड एसेज। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज एंड द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो आपके सिलेबस में है उसका प्यारे बच्चों नाम है द लेमेंट। द लेमेंट ये लिखी है एंटोन चेखव। एंटोन चेखव। लेमेंट का मीनिंग बेटा होता है, इट्स यू कैन से एक्सप्रेशन और फीलिंग ऑफ ग्रीफ और कंप्लेंट, दुख, पीड़ा, शिकायत की जो फीलिंग, इमोशंस, भाव होते हैं उसे कहा जाता है लेमेंट। यू कैन से हिंदी में से विलाप कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं, दुख दर्द की भावनाएं जो चेहरे पर भाव आते हैं उसे कहा जाता है लेमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशंस ऑफ कैन से ग्रीफ, ग्रीफ पीड़ा, दर्द को कहते हैं। ठीक है, एंटोन चेखव के द्वारा ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। अब एंटोन चेखव क्या है आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेटा एंटोन चेखव एक रशियन राइटर है, रशियन राइटर है। क्या है? एक रशियन राइटर है, रशियन प्ले राइट है, और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। समझ रहे हैं? जो आज तक इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में जो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हुए हैं
उनमें से सबसे महान में से एक है एंटोन चेखव, यानी कि इनका कोई भी मुकाबला नहीं है शॉर्ट स्टोरीज लिखने में। इतनी बेहतरीन तरीके से लिखते हैं और इतनी अच्छे तरीके से लिखते हैं और इतनी इंटरेस्टिंग लिखते हैं। यू कैन से मॉडर्निज्म में इनका भी बहुत योगदान रहा है। ठीक है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में मॉडर्निज्म की झलक मिलती है। तो एंटोन चेखव का बेटा जो जन्म हुआ वो 1860 में हुआ, जनवरी 1860। तो इनकी जो डेथ हुई वो आई थिंक जून 1904, यानी वाइल तो उनकी मृत्यु के समय उनकी जो उम्र थी बेटा वो सिर्फ 44 इयर्स थी। 44 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी एंटोन चेखव की बहुत ही महान राइटर थे। और इनके बारे में खास बात, ही वॉज अ डॉक्टर। एंटोन चेखव वॉज अ डॉक्टर थ्रू आउट हिज कैरियर। यानी कि उन्होंने अपना जो जीवन यापन किया प्रोफेशनली, ही वॉज अ डॉक्टर, एंड उनका जो मतलब साइड प्रोफेशन था आप कह सकते हैं वो था राइटिंग। इनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी आई थी बेटा फर्स्ट, वो आई थी 1880 में। कब आई थी? 1880 में। एंटोन चेखव की फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी थी वो 1880 में आई थी। ठीक है, मेडिकल यानी कि डॉक्टर थे, सारी उम्र इन्होंने डॉक्टरी ही की, लोगों का इलाज किया, रशियन थे। मॉडर्निज्म में की झलक मिलती है। 1860 में बर्थ हुआ, 1904 में इनकी डेथ हो गई। तो ये अक्सर कहा करते थे, मेन बिजनेस इनका बेटा क्या था, यानी कि मेन प्रोफेशन था वो था डॉक्टर का। ये अक्सर कहा करते थे कि जो राइटिंग है और जो मेडिकल लाइन है, डॉक्टरी और राइटिंग, वो कहते मेडिकल लाइन मेरी लॉफुल वाइफ है। क्या है बेटा? लॉफुल वाइफ। लॉफुल वाइफ यानी कि कानूनन पत्नी, धर्म पत्नी, जिसको मैंने ब्याया हुआ है, शादी की हुई है। यानी कि इनके पास डिग्री थी डॉक्टर की, इसलिए डॉक्टर थे। तो प्रोफेशनली वो डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने मेडिकल लाइन को अपनी लॉफुल वाइफ का कहते थे और राइटिंग को अपनी मिस्ट्रेस कहते थे। क्या कहते थे? मिस्ट्रेस, यानी कि मालकिन। कि उनके दिल और दिमाग पर किस चीज का राज चलता था? राइटिंग का। यानी कि उनके अंदर से लिखने की कला जन्म लेती थी। उनके दिल पर जो हर समय चलती रहती थी वो राइटिंग चलती रहती थी। प्रोफेशनली जो उन्होंने डिग्री ली थी वो डॉक्टरी की थी, लेकिन जो अंदर से उनके प्रेरणा खुद के लिए निकलती थी वो निकलती थी हमेशा बेटा किसके लिए? हमेशा राइटिंग के लिए। तो राइटिंग को मिस्ट्रेस कहते थे और डॉक्टरी लाइन को वाइफ कहते थे। तो ये है इनके बारे में। इनकी बुक्स आई हैं बेटा काफी सारी। द बेट, द स्टूडेंट, वार्ड नंबर 6, ये इनकी फेमस बुक्स हैं सारी। ठीक है बेटा। द लेडी एंड द डॉग, वो भी इनकी फेमस है। तो इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो द कैमेलियन, द लेमेंट, द स्टूडेंट इज ऑल्सो अ स्टोरी, एंड उसी पर उन्होंने बुक का नाम रख दिया। तो these are his writings, these are his books, famous books। एंटोन चेखव की रशियन प्ले राइट एंड राइटर थे और 1860 में जन्म हुआ, 1904 में डेथ। He was a medical doctor by profession and he used to say his profession his lawful wife and his passion his mistress. Okay, so he wrote so many books
named the student, the bat, the lady and the dog, and word number 6. His famous writings or short stories are The Bat, The Lament, The Chameleon. Okay, so this was all about Anton Chekhov, the writer of your first short story, The Lament. अब स्टोरी के बारे में बेटा चर्चा करते हैं. You are literature students, so that's why I am explaining everything about the writers, the story. तो आपको पता होगा तो बेटा ये इन फ्यूचर आपके लिए काम करेगा. ठीक है. आई होप कि आपने लिटरेचर ली है, तो you want to build your career in this stream. That's why I am explaining everything. Now move on to story. Story is The Lament. Sorry. Okay बेटा, तो शुरू करते हैं. जो स्टोरी है द लेमेंट, वो है रशिया की. रशियन राइटर थे, तो रशिया के एक बाजार से शुरू होती है. ठीक है बेटा. तो बाजार का माहौल एक्सप्लेन किया गया है. ग्लूमी, अंधकार में ढला हुआ, यानी कि रोशनी बहुत ही कम है, ऐसे माहौल की कल्पना की गई है. शुरुआत में आपकी स्टोरी में दिखाया गया है कि संध्या ढल रही है, संध्या हो गई, यानी कि सूरज ढल गया है, और जो प्रकाश है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी रोशनी उस प्रकाश पर कब्जा कर रही है. यानी कि स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी अब ज्यादा दिख रही है और नेचुरल लाइट कम दिख रही है. बर्फ पड़ रही है. रशिया के मोस्ट रीजन्स में, लगभग सारे रशिया में बर्फ पड़ती है. तो जिस समय की बात है वो बर्फ पड़ रही है. इट्स स्नोइंग. बर्फ उन लैंप्स के छतों पर कवर कर रही है. लोग चल फिर रहे हैं, उनके कंधों पर गिर रही है, उनकी हैट्स पर गिर रही है, उनकी आईलिड्स पर गिर रही है. ठीक है. एवरीथिंग दैट इज स्टेबल फॉर सम टाइम्स, बर्फ उसको कवर कर रही है. तो बाजार का माहौल है. बाजार में बहुत गर्मा गर्मी है, यानी कि लोग बोल रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं. शाम का टाइम अक्सर सब बाजारों में ऐसा होता है, लोगों को घर पे जाना होता है, तो वो अपना वो किराना, सौदा पत्ता, सब्जी, फल फ्रूट, कुछ भी जरूरत का सामान खरीदते हैं. तो बाजार में पूरी चहलकदमी होती है. तो उसी तरह का माहौल है. उसी माहौल में बताया गया है कि एक आदमी है जिसका नाम है आयन. तो वो क्या आता है, लेट मी कंफर्म द नेम. इट्स आयना. यस, सॉरी, आयना. आयना नाम का एक आदमी है, पतला सा, दुबला सा. उसकी जो पीठ है वो बेंड हो चुकी है. इतनी बेंड हो चुकी है जितनी एक आम आदमी बेंड कर सकता है, उससे ज्यादा बेंड झुक चुकी है. और वो एक घोड़े पर बैठा है. घोड़े पर नहीं, यानी कि एक कैब ड्राइवर है. पुराने जमाने में होता था, एक घोड़ा होता था, उसके पीछे एक बग्गी होती थी. बग्गी में बंद एक कमरा होता था, रूम, जैसे रानी महारानी जाती थी, वो कैब से वैसे चलती थी. पुराने जमाने की यही टैक्सी. ठीक है. यानी कि घोड़ा है, उसके पीछे एक बंद बक्सा है, यानी कि ठंड ना लगे जो अंदर बैठा हो, उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए. ठीक है. तो लकड़ी का बक्सा होता था, बंद होता था. तो वैसी कैब लेकर वो बैठा था आयना. बिल्कुल दुबला सा, पतला सा, झुकी हुई पीठ, और उसकी आंखें और उसकी हैट, उसके कंधे लगातार बर्फ से भर रहे थे, और वो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा था पिछले 1-2 घंटे से. उसी तरह उसका घोड़ा था, मरियल सा, छोटा सा, लग रहा था भी कभी हिलेगा ही नहीं. ठीक है. उसे राइटर ने लिखा है जिंजर हॉर्स. ठीक है. तो वो भी बर्फ से भरा जा रहा था, उस पर बर्फ जम रही थी और वो भी नहीं हिल रहा था. ऐसे लग रहा था पता नहीं किस बहुत ही गहरी सोच में दोनों डूबे हुए हैं, मालिक और घोड़ा. यानी कि काफी टाइम हो गया, उनको कोई ग्राहक नहीं मिला. वो ग्राहक की उम्मीद में भी कोई ग्राहक आएगा और बैठेगा तो हम कहीं चल देंगे. तभी आवाज आती है, कैब ड्राइवर, वाइबर्ग वे. ठीक है. वाइबर्ग वे जाना है, तो जल्दी करो, चलो, तुम्हें सुन नहीं रहा. तो वो कहता है ठीक है, बैठ जाओ.
तो वो ग्राहक एक ऑफिसर होता है, वो बैठ जाता है, तो वो अपने घोड़े को शुरू करता है, चालू करता है चलाना। तो क्या आता है कि जब वो शुरू करते हैं तो तभी उसको सारे गालियां निकाल रहे होते हैं आसपास के लोग। उसको कहते हैं तेरे को चलाना नहीं आता, ध्यान से इस तरफ चला, राइट साइड चला, इस तरफ चला, ये कर वो कर। तो सारे रास्ते उसको गालियां मिल रही होती हैं। तो वो ऑफिसर भी उसको कह रहा था भाई ध्यान से चला, तेरे को इतने लोग टोक रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि वो कैब ड्राइवर था, जो कैबी था आयोना, उसका ध्यान कहीं और चल रहा था, उसके दिमाग में कोई और ख्याल थे। तो क्या होता है कि वो कैब ऑफिसर पूछता है क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसको लगता है किसी प्रॉब्लम है, तो वो कहता है क्या प्रॉब्लम है। तो जब ही वो प्रॉब्लम शेयर करता है उसके मन में आते हुए, इससे मैं शेयर करता हूं, तो आयोना पीछे घूम जाता है तभी वहीं घोड़े पे, और कहता है लास्ट वीक माई सन वेरिन डाइड, मेरा बेटा वेरिन मर गया। तो हर कोई ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता होता, ठीक है। सैड, कोई परेशानी किसी की सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो वो ऑफिसर इग्नोर करता, कहता है आगे देख के चला, आगे देख, आगे किसी में ठोकेगा। तो तभी उसके आगे कोई कार वाला आता है, वो अभी उसको गाली देकर निकला आता है आयना को, भाई बुढ़े तेरे को देख के चलाना नहीं आता क्या। तो क्या होता है कि जो आयना होता है वो फिर धीरे से सीधा आ जाता है, उसका दिल टूट जाता है, यानी कि उसको फीलिंग आती है कि लोग मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आगे चलने लग जाता है और वाइबर्ग वे पहुंच जाते हैं और ऑफिसर उतर जाता है। यानी कि ऑफिसर ने सारे रास्ते उसकी बात सुनने को इग्नोर किया, ऐसे शो किया जैसे वो नींद में है, और अपना ध्यान कहीं और रखा और स्लीपी सा शो किया कि वो उससे बात ना करे। कौन ना करे? आयोना। तो आयोना की फीलिंग उसने नहीं सुनी। वो बात कर रहा था कि मेरा बेटा पिछले हफ्ते मर गया, अस्पताल में था, बीमार था। तो उसने इतना सा ही बोला, और वो जो ऑफिसर था उसने उसकी बात को इग्नोर करना चालू कर दिया और उसको कह दिया आगे ध्यान से देखकर चला। तो वो एक बार के पास पहुंच जाते हैं और वहां वो ऑफिसर उतर जाता है। अब आयना वहां 1-2 घंटे और रुका रहता है, बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है। तभी बार में से 3 लड़के निकलते हैं, 2 ठीक ठाक कट्टे कट्टे होते हैं, एक हम में से कुबा होता है, यानी कि उसकी कुबड़ निकला होता है, बेंड होती है उसकी पीठ। तो वो आपस में लड़ते झगड़ते आ रहे होते हैं, फुली ड्रंक होते हैं। तो वो आके उसको कहते हैं पुलिस ब्रिज जाना है, किसको? आयना को, लेकिन पैसे कम देंगे। तो आयना कहता कोई बात नहीं, बैठो, बस सिर्फ काम मिलना चाहिए, काफी टाइम से वेला खड़ा था, फ्री था, तो वो पैसे मिलने चाहिए। तो वो जो कैब थी वो बहुत छोटी थी, उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे, तीसरे को खड़ा होना पड़ा। तो उन्होंने गाली गुली देकर जो भी कैसे भी उन्होंने अपने तीसरे जो कुबड़ दोस्त था उसको मना लिया भी तो खड़ा रहे, और वो चिड़चिड़ा था। रास्ते में जा रहे थे, वो गालियां निकाल रहे थे, वो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे आयना का उसको कह रहे थे इतनी भद्दी टोपी हमने आज तक नहीं देखी। तो आयना कहता है ठीक है भाई, मेरी टोपी सबसे भद्दी है, मैं मानता हूं, आई अप्रिशिएट। तो क्या हुआ, बस आयना ये चाहता था भी कोई मेरे से बस बात करता रहे, ही जस्ट वांटेड टू टॉक। तो जैसे ही वो थोड़े से चुप हुए तो आयना ने अपनी बात शुरू कर दी, क्या तुमको पता है कि इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया है, वेरे। तो वो कुबड़ वाला जो लड़का था वो बोला सभी मरते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है। तो फिर फील हुआ आयना को, फिर फील हुआ, लेकिन वो शुरू किया, उसने कंटिन्यू रखी अपनी बात, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया और कहा अरे वाह शुक्र है हम पहुंच गए। यानी कि उन्होंने फिर उसकी बात काट दी और वहां उतरे, थोड़े बहुत जितने पैसे दिए पैसे देके निकल गए। फिर एक पुलिस ऑफिसर मिलता है, आयना उसको अपनी बात बताना चाहता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं सुनता है। फिर क्या होता है, वो जा रहा होता है और उसको एक कुली दिखता है, अपने ही जैसा गरीब आदमी। तो वो कुली को कहता है भाई साहब इधर आना, आओ बैठो पास में। तो कुली, उसे लगता है ये आदमी मेरी बात सुन सकता है, ठीक है। उसके साथ वो अपना दुख, अपनी फीलिंग्स, अपनी ग्रीफ शेयर करना चाहता है कि ये मेरे जैसा ही है, ये अकड़ नहीं दिखाएगा, ये मेरी बात सुन लेगा, मेरा मन हल्का हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि आयना का बेटा मर गया होता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है और वो फीलिंग लेके घूम रहा होता है। ही वांटेड टू शेयर हिज फीलिंग्स विद समवन। बूढ़ा आदमी है तो दिल करता है भी किसी के साथ शेयर करूं और मेरा मन हल्का हो जाए। ही जस्ट वांट सिंपैथी। तो क्या होता है कि वो कुली को बुलाता है, वही इधर आओ, तो कुली आगे से बोलता है ये कोई जगह है खड़े होने की, यहां से चल आगे निकल। तो कुली भी उसको फटकार देता है। बात सुनने से पहले ही कुली कहता है ये कोई जगह नहीं है खड़े होने की, यहां से निकल, ये तेरी जगह नहीं है, चल चल चल। तो आयना वहां से भी चल देता है। फिर जाके रुकता है अस्तबल के पास। तो वहां एक दूसरा कैब ड्राइवर होता है जवान, वो एक पानी की बाल्टी या एक पानी ऑफर करता है। तो अब इसको लगता है कि ये भला इंसान है, ये मेरी बात सुनेगा। तो थैंक यू कह के आयना अपनी बात शुरू कर देता है कि लास्ट वीक मेरा बेटा बैरिन मर गया, पहले अस्पताल में था, बीमार रहा 3 दिन, फिर उसकी खबर आई मर गया, तो ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो उसकी बातें स्टोरी सुनते सुनते ही वो कैब ड्राइवर सो गया। He fell asleep। तो अब भाई आयना को फिर बहुत बुरा लगा। He feel hurt। उसको अच्छा नहीं लगा कि दुनिया ऐसी ही है, कोई सुनता ही नहीं है। He just wanted to share his grief। तो फिर क्या आता है, वहां से भी वो भारी दिल लेके अपने घर चल पड़ता है। घोड़े को बांधता है, उसको कहता है कि भाई आज पैसे नहीं मिले, कमाई कम हुई है, तो क्या करें, तुम्हारे लिए मैं कॉर्न, मक्का तो नहीं खरीद सकता, लेकिन ये सूखी घास है, इसी से हम दोनों को गुजारा करना पड़ेगा। अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हें अच्छे से चलाता, वो तुम्हें कॉर्न लाके देता। मैं बहुत अच्छा ड्राइवर था, लेकिन जब तक मेरा बेटा जिंदा था। अगर वो आज गाड़ी चलाता तो उनको अच्छे से पेट भर खिलाता, वो भी बहुत अच्छा ड्राइवर था। ठीक है। तो वो ऐसे घोड़े को खिला रहा होता है और घोड़े के साथ अपना मन हल्का कर रहा होता है। उसको कहता है कि तुम्हारा भी जो बच्चा था होला, वो भी अब तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें भी यहाँ जिंदा अकेला रहने के लिए छोड़ गया है, तो मेरा बेटा भी मेरे को अकेला रहने के लिए जिंदा छोड़ गया, यानी कि बारी मेरी थी, चला हो गया। तो ऐसे करते वो अपनी सारी कहानी उस घोड़े को बता रहा होता है और घोड़ा धीरे धीरे सुन रहा होता है और साथ में वो घास खा रहा होता है और अपने मालिक के हाथों को चाट रहा होता है और वहीं उसकी जो सांस निकलती है उसके हाथों पे टच करती है, मालिक के हाथों में, आयना के हाथों में। तो वो अपनी सारी बड़ास, अपनी सारी ग्रीवेंस, अपनी सारी फीलिंग्स वो किसको एक्सप्लेन कर देता है, उस घोड़े को एक्सप्लेन करता रहता है और घोड़ा वो खड़ा खड़ा वो स्टोरी सुनते रहता है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अपने को क्या समझ आया इस स्टोरी में से? तो एंटोन क्या कहना चाहते हैं? एंटोन कहना चाहते हैं कि लोग भरे पड़े हैं दुखों से, पीड़ा से, लेकिन कोई भी नहीं है जो उनको सुने। They need someone to listen। एज इस कहानी में कहा गया है कि जैसे जवान लोगों को तलब होती है दारू पीने की, टू ड्रिंक, उसी तरह बूढ़े लोगों को यह तलब होती है कि कोई उनको बैठकर जस्ट सुने, सिर्फ सुने और कुछ ना करे। इनसे ही उनका वो जीवन सुखी व्यतीत होने लग जाता है, कोई ध्यान से उनकी बात सुनने लगता है। वो दुख से भरा हुआ है भाई, वो अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहता था लेकिन किसी ने नहीं की, तो एट द एंड वो जानवर से ही फीलिंग शेयर करता है। तो इस तरह इस कहानी में जस्ट यही एक्सप्लेन किया गया भाई साहब भी टाइम निकाला करो। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं दो जस्ट वांट योर ईयर, आपका ध्यान चाहते हैं, आपका सिर्फ समय चाहते हैं थोड़ा सा, और उनको आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं है। थैंक यू वेरी मच बेटा। इस कहानी को थोड़ा सा आप खुद से भी अच्छे से पढ़ें, वर्ड मीनिंग है वो थोड़ा देख लें, तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।